हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, इस साल हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगा कि भाई फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पूरे साल भर हर एक चैप्टर में काम आती है और जो बच्चों को पहले से ही सीख के रखना चाहिए। तो एक बेसिक टूल वाली जो वीडियो है, इसको आप ये समझिए, जिसके अंदर हम ग्राफ के पीछे की क्या साइंस होती है, क्या थॉट प्रोसेस होती है, किस तरीके से ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूरी फिजिक्स में पूछे जाते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा, सो दैट आप बहुत छोटे समय के अंदर पूरी फिजिक्स के अंदर आने वाले जो ग्राफ है उनका जो मेथड है वो सीख जाए, उनके पीछे की जो सोच है वो आप जो है सीख जाएं। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि हमारे बेसिक मैथमेटिक्स पर होगी, है ना। उसमें बस उतने मैथमेटिकल टूल्स आपको बताऊंगा जितने में फिजिक्स में आपको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और इस बार जो तरीका होगा वो पहले से थोड़ा सा अलग हम रखने वाले हैं, जो क्वेश्चंस होंगे वो पहले से हम अलग रखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ हम आपको शुरू करवाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि कोई बच्चे हमसे रेगुलर बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं तो हमने लॉन्च कर दिया है क्लास 12 के लिए वॉरियर बैच। वॉरियर बैच जो है ये 2025-26 यानी कि इस साल के बच्चों के लिए है। और इसके अंदर आपको बता दें कि भाई ये पूरे साल का कोर्स है, फुल ईयर कोर्स है। 100+ क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करवाए जाएंगे। क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड्स के ही नहीं, इनफैक्ट जेई और नीट के भी क्वेश्चन आपको इस बैच में करवाए जाएंगे। स्पेशली ये बोर्ड के लिए बैच है, लेकिन जिस तरीके का पेपर ऑफ फिजिक्स का आता है उसमें आप जेई नीट के क्वेश्चंस किए बिना चले जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वो जेई नीट के क्वेश्चन भी मैं आपको इस बैच में करवाऊंगा। प्रीमियम और शॉर्ट नोट्स आपको यहां पर मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं, उस थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यू करके जो है हमें समझ में आने वाली है और बढ़िया तरीके से हर एक चैप्टर को हम खत्म करेंगे। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये बैच हम लेके आए हैं 1499। सर महंगा है कोर्स, तो हम आपको इसके अंदर अपनी बहुत ही शानदार जो बुक है फिजिक्स की वो देने वाले हैं जब आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लोगे। और हम आपको इस बुक को आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पहुंचा करके, मतलब होम डिलीवरी करवा के देंगे। तो 1499 का ये कोर्स नहीं है, इसके साथ हम आपको 500 रुपए की जो बुक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आपको 1000 रुपए से कम का ये कोर्स पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर भी एनरोल कर लेते हैं, जिसे हमारे भारत पांचाल सर पढ़ाएंगे और अति उत्तम तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको जो केमिस्ट्री है वो समझ में आने वाली है, तो आप केमिस्ट्री के अंदर भी सेम तरीके से एनरोल कर सकते हैं। सेम प्राइसिंग और बहुत शानदार, जो भी केमिस्ट्री के लिए चाहिए वो सर ने जो पढ़ा दिया उसके बाहर नहीं जाएगा बच्चों। तो आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो इंडिविजुअल कोर्सेज नहीं, मैं तो कॉम्बो के साथ पढ़ना चाहूंगा कि भाई दोनों बैच ले लूंगा, तो ये 2599 में मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको 1000 रुपए की जो बुक्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ये फ्री मिल रही हैं। तो मतलब 800 रुपए का लगभग ये आपको कोर्स पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दी जा रही है। इस लिंक से आप जाओगे तो आपको यहां पर जो है ऐप मिल जाएगा और वहां से आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप 7 अप्रैल से रेगुलर बेसिस पर जो है यहां पर पढ़ सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चंस करवा जाएं, घबराना नहीं है ना। अभिषेक साहू सर फिजिक्स, ये अभी जो है ऐप का नाम था, लेकिन अभी ये टॉपर्स आई के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, है ना। प्ले स्टोर, आईओएस स्टोर और वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो 7 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना पढ़ाने का सिलसिला, आपको मिलते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस पे हमने पहले भी कहा कि भाई ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली हमेशा हम जो बनाने वाले हैं ये हमेशा कैसे बनाएंगे भाई, बहुत सारे टाइप्स के जो ग्राफ है वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ में हमेशा हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं। ठीक है, तो दोनों एक्सिस को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, इसमें आपको कुछ भी अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना। और मैं आपको बता दूं कि आपको देखने में अगर सिंपल भी लगे, समझ लीजिएगा कि भाई ये चीज आपको एज इट इज जो है पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, और हर जगह आपको ये बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से मैं ऐसे बोल दूं कि ये मेरे पास y एक्सिस है
और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। स्लोप एरिया अंडर कर्व अभी हम बात करेंगे, क्लियर है। अब ये हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गई। अब इसमें कई सारे जो है ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि अगर मुझे ग्राफ जो मिल रहे हैं ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिल रहा है। लेट्स से ये मैंने कई सारे जो ग्राफ हैं ये बना लिए। देखिए सबसे पहले आप ये मान लो कि यदि मुझे ग्राफ बनाना है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यदि मुझे इस प्रकार का ग्राफ जो है बनाना है, ठीक है, मतलब दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस में हमेशा स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होगा ये आपका बनेगा। क्लियर है। अच्छा ठीक, कभी भी अगर आपसे कह दें कि y और x, या कहूं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, जब ऐसा केस बनेगा तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं भाई दिस इज आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है। अच्छा, ये इस प्रकार का ग्राफ हो गया। जब भी आपसे कहे कि दो क्वांटिटी के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन है, इस प्रकार का रिलेशन है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो पावर थी वो कितनी थी, इनवर्स में 1, और यहां पर पावर कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब जो आप ये जो कर्व देख रहे हो, ये कर्व ये और डीप हो जाएगा, ये कर्व और गहरा हो जाएगा। ठीक है, ये कर्व कैसा हो जाएगा, डीप हो जाएगा। ये लो कुछ इस प्रकार से बना दिया। ठीक, ये गहरा हो गया। अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि ये कर्व मेरा कुछ इस प्रकार से है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, जब आपको इस प्रकार का रिलेशन देखने को मिल जाएगा तो ये कर्व जो है और डीप चला जाएगा इन दोनों की कंपैरिजन में। क्लियर है। तो जब आप ये देखिए कि जब भी अपॉन में पावर बढ़ने लग जाएगी तो कर्व जो है और डीप होने लग जाएगा। ठीक है, ये आपको जब आपके सिलेबस में आएगा ना तो आपको अपने आप ही ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं यहीं पर आपसे ऐसा बोल दूं, यदि मैं यहीं पर आपसे ऐसा बोल दूं कि कभी कभी क्या होता है कि कंपैरिजन वाले कर्व भी होते हैं, तो अगर मैं आपको यहां पर ऐसे बता दूं कि दो कर्व यहां पर बनाए हुए हैं, दो कर्व यहां बने हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे दो कर्व बने हैं, तो अगर मुझे बताना है कि कौन कहां पर जो है ये सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कहां पर इनवर्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो आप यहां पर देखेंगे ग्रीन वाली लाइन जो है ये थोड़ी सी ऊपर है, उठी हुई है ना, तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम पावर वाला। ठीक है, और येलो वाली लाइन जो आप देख रहे हो ये कैसे हो जाएगी, ज्यादा पावर वाली हो जाएगी इनवर्स में। क्लियर है। तो इस प्रकार से कंपैरिजन वाले ग्राफ भी जो है बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा आगे हम बढ़ेंगे। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, अब इसमें कुछ और कर्व्स या कुछ और जो ग्राफ हैं वो हमें जो है समझने चाहिए। जैसे कि आप ऐसे मानो कि हमारे पास मुझे y वर्सेस x तो चल रहा है, ठीक है, y वर्सेस x तो ग्राफ बन ही रहा है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूं मुझे ग्राफ बनाना है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का। अभी अपॉन में इनवर्स में था, लेकिन अब ऐसे है, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, मतलब ये जो स्लोप है ये जल्दी ही जो है बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार का ग्राफ जो है ये बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर मुझे ग्राफ बनाना है ऐसे, तो अब ग्राफ ऐसे बनाना है कि भाई रूट एक्स के फॉर्म में ग्राफ बनाना है, तो क्या होगा भाई, रूट एक्स के फॉर्म में जब मुझे ग्राफ बनाना होगा तो ये पावर जो होगी ये रूट एक्स के साथ जब मुझे ग्राफ बनाना है तो इस प्रकार का जो ग्राफ होगा ये बन जाएगा। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, तो आपको ये जो पीडीएफ होगी ये आपको मिल जाएगी, मैं यहां पर जो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। पूरे साल यही सिलसिला चलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको आप जो है डाउनलोड उसको फॉलो करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और यहां से आपको हर एक लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ के अंदर। अच्छा, अब ये ग्राफ आप इतने में आपका काम जो है अच्छे से चल जाएगा। ठीक, अब हम ग्राफ के अंदर जब भी बात करते हैं ना, तो ग्राफ के अंदर ना दो बातें होती हैं। कभी भी किसी भी ग्राफ में जब हम बात करेंगे दो बातें होंगी। पहली बात होगी यहां पर जो पहला पॉइंट हमें सीखना है दैट इज स्लोप। क्या समझना है, स्लोप समझना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है ये है होती है एरिया अंडर कर्व। क्या होती है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व। क्लियर है। अच्छा,
अब ध्यान से देखिएगा कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अच्छा y इज इक्वल टू, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व है ना, उसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन वाला जो कर्व है उसमें कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अभी देखो जस्ट बताता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्लोप समझ रहे हैं, ठीक। y और ये x ऐसा है, क्लियर है, y और ये क्या चल रहा है, x चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो m जो है, m इसको हम बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। और ये जो c जो आप देख रहे हैं, ये c है इंटरसेप्ट, क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। आप इंटरसेप्ट तो समझते होंगे, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो है y एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है। जैसे आप देखें कि भाई ये जो है 0 पे कट कर रही है ना, 0 पे, तो भाई इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां पे 0 है, क्लियर है। अगर ऐसा होता इस प्रकार से जो है ये ग्राफ होता कि भाई ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना होता, ऐसे बना होता, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। लेकिन आप यहां पर देखेंगे ये c जो है, c लेट से ये वैल्यू कुछ 5 है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इस प्रकार का भी ग्राफ बन सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। सर ये काम आएगा क्या, हाँ बिल्कुल, जब आप 11th चैप्टर में पहुंच जाएंगे तो ये काम आएगा, इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट। अरे सर बहुत दूर है, अरे बहुत दूर नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में जो काम आ रहा है वो भी मैं आपको भी समझा रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव है तो कर्व कैसा बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चलेगा, लेकिन ये y एक्सिस पे कहां टच कर रही है, यहां पे, लेट्स से दिस इज -3, तो आप देखिए कि जहां पे कट कर रही है उसी को हम इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, और इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां पे -3 है, ठीक है। इक्वेशन वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप इन तीनों में देखिए, इन तीनों ग्राफ में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप कैसा है, ठीक है, क्या पूछूं, स्लोप, तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि मैं स्लोप किस चीज से कह रहा हूं, किस बला का नाम है स्लोप, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर तो हम खत्म कर देंगे, टाइम ही कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि भाई स्लोप क्या होता है और इसका यूज कहां पर होगा, तो देखिए स्लोप बेसिकली क्या होता है कि एंगल है कि कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल से कितनी उठी हुई है, बस ऐसे समझ लो, है ना। कोई भी लाइन कितने एंगल पर ऐसे उठी हुई है, उसी को मैं स्लोप बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, स्लोप, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ये y है, ये x है, क्लियर। तो आप यहां पर ये देखिए कि जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं, इसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं, ठीक है। या कहूं कि इसी एंगल से हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। चलिए, तो अगर मैं ऐसे आपसे ऐसा बोलूं कि भाई स्लोप मुझे कैसे मिलेगा, तो जब आप दो क्वांटिटीज, यहां पे एक क्वांटिटी लिखी होगी, यहां पे दूसरी क्वांटिटी, जब आप y अपॉन x करेंगे, तो देखो जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि क्लास 10th में सभी बच्चों ने ओम्स लॉ पढ़ा है, सर भूल गए, कोई बात नहीं है, याद दिला देते हैं। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है यहां पे v और ये लिखा हुआ है i, और यहां पे इस प्रकार से लाइन गई है, ठीक है। तो अगर मैं y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का डिवाइड करूंगा तो v अपॉन i जो होता है रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस जो है, ये मुझे दो क्वांटिटीज का डिवाइड करने पर मिला है। तो डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी, दो एक्सिस का डिवाइड करने पर, y और x एक्सिस का डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी हमें मिलती है, उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप कितना है, ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है, इस एंगल से, क्लियर है, इस एंगल से कैलकुलेट करा जाता है। स्लोप कितना है, इस एंगल से कैलकुलेट करा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एंगल जो है, यदि ये एंगल जो है ये 90 से छोटा है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंगल 90 से छोटा है, तो स्लोप जो होता है हमेशा, स्लोप जो रहेगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, तो स्लोप जो कहलाएगा ये कहलाएगा नेगेटिव। कैसा कहलाएगा, नेगेटिव स्लोप कहलाएगा। यदि एंगल जो है आपका ये 0 डिग्री है ना, तो स्लोप भी कैसा होने वाला है, स्लोप भी 0 डिग्री होने वाला है,
ठीक है, मतलब स्लोप भी 0 होने वाला है। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप यहां पर एक चीज समझिए कि अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं, यदि मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं कि इन दोनों ग्राफ में मुझे स्लोप के बारे में कुछ बोल के बताइए, ठीक है, कि स्लोप कैसा है, इन दोनों ग्राफ में मुझे बताइए कि स्लोप कैसा है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल से कोई भी लाइन कितना एंगल बनाती है, वहीं से मुझे स्लोप के बारे में पता पड़ता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं हॉरिजॉन्टल से ये एंगल जो बन रहा है ना, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस राइट साइड में इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए 90 डिग्री से बड़ा एंगल, तो यहां पर जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। जबकि आप यहां पर देखिए कि एंगल जो है ये छोटा है, एंगल छोटा है 90 डिग्री से, तो जब भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो स्लोप कैसा होने वाला है, स्लोप जो है ये पॉजिटिव होने वाला है। कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए कि जैसे क्या होता है कि स्लोप ज्यादा तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक मैग्नीट्यूड भी ज्यादा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप में से कुछ बच्चे जो है अभी कूलाम लॉ पढ़ेंगे और कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, तो फर्स्ट चैप्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है या फॉर्मूला होता है K Q1 बाय आर स्क्वायर। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, आपसे जब कहा जाए कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, आपसे जब कहा जाए कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है एफ वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर, और दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है एफ वर्सेस आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो जरा। तो आप ऐसे समझिए कि ये दोनों ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूंगा ना, तो दोनों में बहुत अंतर होगा। चलो एक बार फिर से मैं आपसे यहां पर ऐसे बोलता हूं कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है एफ वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है एफ वर्सेस आर स्क्वायर में। ठीक है, या एफ वर्सेस सिंपल आर में मुझे ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि फोर्स और ये फोर्स मतलब y एक्सिस पे लिखा हुआ और x एक्सिस पे लिखा हुआ, ये कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y एक्सिस पे ये लिखा है, x एक्सिस पे लिखा है, तो फोर्स और 1/r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं f और r, ये f और r, अब मुझे 1/r से मतलब नहीं है, ये कहां लिखे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार का, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बात समझ गए? तो यहां पर मैंने ये पूरे 1/r स्क्वायर, फोर्स जो है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहचानना होता है कि कहां पर स्ट्रेट लाइन बनना है, कहां पर जो है कर्व बनना है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अपन और डिटेल में समझेंगे। चलो मैं यहां पर आपको ऐसे बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक आपको ना यहां पर एक क्वेश्चन मिल जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे 12th क्लास दे चुके हैं वो जो समझते होंगे कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं अब आपसे ये कहूंगा कि भाई फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है ये बस जान के रखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पे डिपेंडेंट आपको नहीं होना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा सेट फंस जाए आपका। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं यहां पर आपसे ऐसे बोलूं कि ये मेरे पास जो है मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये ऐसा ग्राफ मिल गया। ठीक, अब आपको यहां पर ये समझना है कि भाई लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। अब आपको यहां पर बताना है कि कहां पर स्लोप जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो है। फाइंड पॉइंट्स वेयर स्लोप इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जल्दी से आप मुझे देख करके बताइए किस किस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है। तो हम क्या करते हैं कि एक टेंजेंट कहीं पर भी किसी भी ऐसे आड़े टेढ़े से कभी हमें ग्राफ मिल जाए तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक टेंजेंट। और टेंजेंट वहां पे, टेंजेंट मतलब टच होती हुई लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, यहां पे टच होती हुई लाइन ये ऐसे, तो मैं देख रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा जो है 90 से छोटा है, तो इसका मतलब डी पॉइंट पर जो स्लोप है वो कैसा है, डी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस पॉइंट पर जो है बताना है सी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, तो यहां पे एक टच होती हुई लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, एक टच होती हुई लाइन ड्रॉ की, मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये एंगल 90 से बड़ा बैठ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि सी पॉइंट पर जो स्लोप है वो कैसा है, सी पॉइंट पे स्लोप 90 से बड़ा है, इसलिए इसलिए जो है स्लोप नेगेटिव है।
अब इसी प्रकार से बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे टेंजेंट हमने ड्रॉ करा तो यहां पर पाया कि थीटा जो है 0 है, इसलिए स्लोप भी यहां पर जो हो गया वो 0 हो गया। ए पॉइंट पे अगर टच होती हुई लाइन ड्रॉ करूंगा तो थीटा जो रहेगा ये 90 से छोटा है, इसलिए ए पॉइंट पर स्लोप कैसा रहने वाला है, स्लोप रहने वाला है आपका जो है पॉजिटिव। समझ गए? तो स्लोप की कहानी किस प्रकार से होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, कुछ छोटी छोटी सी बातें और हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ इक्वेशंस वगैरह पता होगी, लेट्स से E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये इक्वेशन जैसे मान लीजिए होती है, ठीक है। अब आपको एक ग्राफ बना के दे दिया, आपको एक ग्राफ बना के दे दिया कि यहां पर आपको बताना है, लेट्स से चलो मैं आपको ऐसे बोल देता हूं, v इज इक्वल टू, चलो ठीक, ये इक्वेशन बनाई थी, v इज इक्वल ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। अब ये ग्राफ मैंने बना के दे दिया आपको, ठीक, और इस ग्राफ में कुछ ऐसा लिख दिया कि यहां पर लिखा है v और यहां पे लिखा है i, ठीक है, और वी आई ग्राफ ऐसे बना दिया और ये जो है कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना दिया। अब आपसे यहां पर कुछ छोटी छोटी सी बातें जो है पूछी जाएंगी, ठीक है। क्या बातें पूछी जाएंगी? जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि भाई इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप कैलकुलेट करो, है ना, व्हाट विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स स्लोप। क्लियर? चलिए, तो अब आप यहां पर ऐसे समझो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे। लेट्स से मुझे पता है कि भाई कुछ बच्चों के लिए ये चीज समझ पाना अभी बिल्कुल ही जो है असंभव सा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं किस तरीके के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास एक इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन के हिसाब से आपको ग्राफ बना के दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ स्लोप क्या होगा। ये इक्वेशन कहां की है, कैसी है, ये अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको बस ये इक्वेशन है, इसके हिसाब से ग्राफ बना के दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है बताओ कि स्लोप इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम क्या करते हैं कि पहले तो आप ये देखो, स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये इक्वेशन लगेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो y एक्सिस में क्या लिखा है, तो y एक्सिस में तो v लिखा है, x एक्सिस में क्या लिखा है, i लिखा है। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखना पसंद करूंगा कि y एक्सिस में क्या आ जाए, v आ जाए, और x एक्सिस में क्या आ जाए, i। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू, v को एक साइड लिखो, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो गया, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो कि y एक्सिस में तो v लिखा है, हमने सही से लिख दिया, लेकिन x एक्सिस में क्या लिखा है, i। तो इसका मतलब है कि जो i है वो किसकी जगह पे होना चाहिए, x एक्सिस की जगह पे। इसलिए हम इसकी पोजीशन को बदल देते हैं और यहां ऐसे लिख देते हैं माइनस आई आर प्लस का e। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ऐसा दिया गया है ना कि x एक्सिस में क्या है, i, तो हमें बस इस mx के साथ ही तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि x की जगह पे क्या आ रहा है, r, अभी भी दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस आर आई, आगे पीछे कर दिया। अच्छा, प्लस में क्या चल रहा है यहाँ पे e। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पे मुझे ये समझ में आता है कि भाई v किसकी जगह पे है, बोला v तो जगह पे है y एक्सिस की, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए ये r किसकी जगह पे है, तो r जगह पे यहां पे m की, और ये i किसकी जगह पे, बोला x की जगह पे, प्लस ये किसकी जगह पे, c। तो अगर आपसे पूछे कि इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या दे रहा है, तो इंटरसेप्ट दे रहा है ईएमएफ, यानी कि e, यानी इस जगह पे मैं ईएमएफ लिख सकता हूं। क्लियर है? अच्छा, x एक्सिस में क्या लिखा है, i, लेकिन m क्या होता है, m होता है स्लोप। तो स्लोप की जगह पे क्या वैल्यू है, माइनस r। तो स्लोप की जगह पे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसका जो स्लोप है ये r, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता है, और माइनस तो आप ऐसे बोल सकते हो स्लोप यहां पर जो है नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है ना। बस ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है कुछ पूछ जाते हैं। अगर आपको दिमाग में कम बैठ रहा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ आप सारी चीजें सीख जाएंगे। क्लियर? अच्छा, देखिए, तो अभी ऐसे मान के चलो यहां पर एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। अब देखिए, जैसे आप दो क्वांटिटीज का डिवाइड करते हैं ना, जब आप दो क्वांटिटीज का डिवाइड करते हैं तो आपको यहां पर मिलता है स्लोप, लेकिन अगर आप दो क्वांटिटीज का इनटू करें, आप क्या करें, दो क्वांटिटीज का इनटू करें, और इनटू करने पर अगर तीसरी क्वांटिटी हमें मिल रही है,
इनटू करने पर अगर तीसरी क्वांटिटी मिल रही है तो उस तीसरी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, मतलब ये I क्या है, करंट है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि एक ग्राफ मुझे बना हुआ मिल गया, एक ग्राफ बना हुआ मिल गया, ठीक है। इस ग्राफ में एक जगह पे लिखा हुआ है I और दूसरे एक्सिस पे लिखा हुआ है T, और ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना दिया गया है, कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया गया, कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया गया है। यहां पे लिखा है 0, यहां लिखा है 4, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है 3। क्लियर? इस तरीके से ऐसे, या चलो मैं इसको बोल देता हूं 2। अब देखिए, अब आपको समझाना है, जैसे मान लीजिए अब आपसे कहें कि इस ग्राफ से मुझे चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस वाले ग्राफ से चार्ज कैसे निकल सकता है। तो हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई जब I और T का इंटू होता है तो I इंटू टी फॉर्मूला होता है चार्ज का, मतलब जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे, अगर देखो दोनों का डिवाइड करने पे, दोनों का डिवाइड करने पे, सुनो, दोनों का डिवाइड करने पे चार्ज मिलता तो स्लोप कैलकुलेट करते, दोनों का डिवाइड करने पे चार्ज मिलता तो स्लोप कैलकुलेट करते, लेकिन दोनों का इंटू करने पे, क्योंकि फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, दोनों का इंटू करने पे चार्ज मिलेगा, इसलिए हम इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 3, तो इस ग्राफ का के अकॉर्डिंग जो चार्ज होगा दैट विल बी 3 कूलाम। कितना हो जाएगा, 3 कूलाम। तो जब भी मुझे इंटू करना होगा, जब भी इंटू करना होगा, है ना, इंटू करना होगा दो क्वांटिटीज का, तो वहां पर एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, और जब भी मुझे डिवाइड करना होगा तो मैं वहां पर क्या निकालूंगा, स्लोप को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपने क्लास 11th में तो जरूर पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है, तो अगर मुझे ऐसी इक्वेशन मिल गई, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं लेट्स से 4 और यहां लिख देता हूं मैं 6, ठीक। अब देखिए, अगर मुझे इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है, या अगर मैं सिंपल मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैं सिंपल ऐसे भी लिख देता हूं, ठीक। तो अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू 6 है, टाइम की वैल्यू लेट्स से 4 है, तो एक्सेलरेशन जो होगी ये आपकी a इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है। लेकिन अगर मुझे इसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो होता ही है वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखो ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, वही वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है कि नहीं होता। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अगर वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे इन दोनों एक्सिस का इंटू करना पड़ा ना, तो इंटू करने पर अगर तीसरी क्वांटिटी मिलती है तो उस तीसरी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ता है। तो इस कर्व से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया अंडर कर्व, तो क्योंकि ट्राइंगल है तो 1/2 बेस, बेस है 0 से लेकर 4 इंटू हाइट, तो ये हमारा जो है कितना आंसर आ जाएगा, ये मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कि सिंपल, सबसे जो सिंपलेस्ट है वही मैं आपको दे रहा हूं, लेट्स से दिस इज I, दिस इज T। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, ये देखो यहां पर, ठीक। फॉर्मूला ये होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, मतलब मुझे दोनों क्वांटिटी का इंटू करना पड़ेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 2, यहां पे लिख देता हूं लेट्स से ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हो गया 2। तो अब मुझे इस ग्राफ से निकालना है चार्ज, क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो चार्ज के लिए एरिया अंडर कर्व मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां पे ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड्स
ये 4 और ये 2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। कमेंट सेक्शन में बच्चों मैं आपका वेट जो है कर रहा हूं। ठीक है, तो कुछ बेसिक जो ग्राफ हैं ये मैंने आपको अभी बताए, और हम आगे चलेंगे तो अगर आपने इतना पढ़ लिया होगा तो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा कि भाई ग्राफ का जो यूज है वो हमें किस प्रकार से करना है फिजिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको यह बात समझ में आई होगी। ठीक, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए नेक्स्ट आपको जो बेसिक वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।